इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हास साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक बात यह है एम्बेसडर साहब कि रियाद समिट के बाद तमाम अरब ममालिक यकज़बान तो हैं कि गज़ा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन इत्तेफाक राय नहीं हो सका कि तमाम अरब ममालिक का इस खित्ते का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? जी, अपने गिरबान पे अगर आप झांक कर देखें तो 57 ममालिक के जितने हुक्मरान हैं, ये वही जिम्मेदार हैं उसके मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो। क्योंकि लेकिन हमें क्या, इससे मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में 9 और 10 तारीख को कहा था कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, और मेरा ये तज्जिया इसलिए था कि मैंने इससे पहले के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन जो बुलाए गए थे OIC के तरफ से, उनके अपने ही चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत वो पहले भी ऐसे ही होता रहा। मिसाल के तौर पर एक और आपको इस सिलसिले में मिसाल दे देता हूँ। 2019 यानी 2019 में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुलाया गया था, जब दोबारा मुसलमानों के दिल रो रहे थे कि तल अवीव से दारुल खिलाफा अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बरखिलाफ शिफ्ट किया जा रहा था अल-कुद्स अल-शर्फ में, और वहाँ जब शिफ्ट किया जा रहा था तो सारे रो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन OIC का हुआ तो उसमें मजम्मत वगैरह की उन्होंने, और बताया कि जी हम तो बहुत OIC के चार्टर में फ़लस्तीन सरे फहरिस्त हैं हमारे, और हम फ़लस्तीन और जो है वो उसका कैपिटल होगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल को निकल जाना चाहिए 2334 के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया है, और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया 2334 के तहत मजीद सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 के तहत फौरन इनको जो ऑक्युपाइड लैंड है गोलान हाइट समेत सारा ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि OIC के अपने ही चार्टर में अपने ही आर्टिकल 18 के मुताबिक एक मखसूस डिपार्टमेंट कायम किया गया है फ़लस्तीन के लिए, और उस मखसूस डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है, और उसका काम यही होता है कि जितने रेजोल्यूशन पहले पास किए गए हों उन रेजोल्यूशन की पासदारी की जाए और मनवाने के लिए तकोदो की जाए। और दूसरा उसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने रेजोल्यूशन पहले पास किए गए हों उसके लिए रास्ते निकाले। और तीसरा उसका काम ये होता है कि वो तमाम एविडेंस जमा करे, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC का, जो कि इस मकसद के लिए अपॉइंट होता है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एविडेंस जमा करके वहां भिजवाए। इस दफा भी ये जो OIC की सबमिट हुई उसमें आमदन गुफ्तन बर्खास्तन, और उस पर शेर एक मैं पढ़ देता हूँ कि बुलबुल की अतड़ियों में रगे गुल का फांस है, और मिसरा तो कुछ नहीं है फ़कत ठूस ठास है। ये ठूस ठास करके उठ गए। इम्प्लीमेंटिंग अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है। अहमद साहब, आपके पास जाना चाहूँगी। लास्ट टाइम मैंने जब आपसे तज्जिया लिया, पूरी दुनिया यही बात करती है कि मोइंग द लॉन जो उनकी स्ट्रैटेजी है, कि हर दफ़ा जब 57 डेज़ ऑफ वॉर की बात करते हैं, शदीद बमबारी की, नोम चॉम्स्की के पुराने बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये बाकायदा एक गेम है। पहले इतनी ज़्यादा बर्बरियत, छोटे छोटे ये मुहासरों को जारी रखेंगे, दे विल लीड हमास टू अ पॉइंट जहाँ से रिटेलिएशन आएगी। उस रिटेलिएशन को मुद्दा बनाकर ये शदीद बर्बरियत और कारपेट बॉम्बिंग और मोइंग द लॉन वाली सिचुएशन करेंगे। इतने दिन गुजर गए हैं, आपके सामने सूरत हाल है, ड्राफ्ट ही पास नहीं हो पाया कि बाकी अरब ममालिक अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल ना होने दें, या फिर किसी किस्म का ऑयल बैन दें, ताकि कोई तो प्रेशर बिल्ड हो सीज़ फायर की तरफ ले जाने के लिए। क्यों नहीं ये ड्राफ्ट पास हो पाते आपके ख्याल में? जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरब कंट्रीज के अंदर क्लियर डिवीजन है। अभी भी जो समिट हुई है रियाद के अंदर, उससे 9 नवंबर को क्लियरली मीटिंग हुई थी अरब लीग की, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अरब लीग की अलग एक समिट करेंगे और OIC की अलग समिट करेंगे, ताकि प्रेशर जो है सो क्वांटम बढ़ाया जा सके। बदकिस्मती से जो 5 डिमांड फिजिकल रखी गई थी, जिससे कि इसराइल को हर्ट होना था, ये ह्यूज के बिजनेस में हर्ट होना था, उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं था, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, फहरिस्त था, मोरक्को, बहरीन और UAE था। अब इसमें वो 5 चीजें क्या थी जो फिजिकली तो करें। आप अपनी मर्जी कमीशन पास करने से फैसले साहब कह रहे हैं कि कोई को जैसे ऑपरेशन बन के तो 5 क्या
अहमद साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल मफल होती चली जा रही है, इफ़ यू कैन जस्ट फिक्स दैट। आप दोबारा बात अपनी कहिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके जो अरब लीग की तरफ से 5 ऐसी चीजें रखी, शराइत रखी गई थी जो फिजिकली इसराइल को या उसके रिलेटेड बिजनेसेस को हर्ट कर सकती थी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। पहली ये थी कि जहां जहां अरब ममालिक के अंदर यूएस के अड्डे हैं जहां से कि इसराइल को कुमक पहुंचाई जाती है, उसको रोका जाए, उसको फ्रीज किया जाए। 1 सेकेंडली उन्होंने कहा कि फ्रीज कर दें तमाम उस तरह के पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिक्योरिटी वाले डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो इसराइल के साथ अरब ममालिक अब तक कर चुके हैं। फिर उनका तेल को भी एज ए लीवरेज यूज करें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो एयर स्पेस है अरब कंट्रीज के, उसके ऊपर से इसराइली जो जहाज जाते हैं उनको रोकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने कहा कि ऐसी मिनिस्ट्रियल लेवल की एक कमेटी बनाई जाए जो यूएयू से जाके बात करे, ब्रसल्स के अंदर, न्यूयॉर्क जाए, जेनेवा में जाए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर और वाशिंगटन में जाए। तो ये 5 ऐसी चीजें थी जिससे कि इसराइल के ऊपर वाकई एक प्रेशर डेवलप होना था इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली। अनफॉर्चुनेटली जब वो इसकी चीज के ऊपर नहीं आए तो उन्होंने फिर ओआईसी की मीटिंग के साथ उसको मिलाया और ओआईसी समिट। जी अच्छा, यही बात अगर एम्बेसडर जमील साहब मैं आपके पास लेके आऊँ, मुझे बताइए कि ये बात बार बार कही जा रही थी कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने जब इस जगह का अचानक दौरा किया तब उन्होंने जो यूएस एलाइज़ हैं उन्हीं के साथ राब्ते किए, जॉर्डन से राब्ता किया, इजिप्ट से राब्ता किया और सऊदी अरब से राब्ता किया ताकि ये जो जंग है ये एस्केलेट ना हो। लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर नाउ, जिस तरह के ब्रिगेडियर अहमद साहब भी कह रहे थे कि द ऑब्जेक्टिव वाज ओनली टू मेक श्योर कि ये लोग आपकी लाइन को ही टो करते रहें और इजराइल को कोई ख़तरा ना हो, इजराइल की बेबाकी में कोई कोई एक तरह से कदगन ना पड़े। सो दैट कैटेगोरिकली मीन्स कि सऊदीया इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ इट्स इन्फ्लुएंस टू स्टॉप दिस वॉर। नहीं, वो तो देखिए इस ओआईसी की जो सबमिट के जॉइंट स्टेटमेंट है उससे भी जाहिर हो गया, और जो बातें लीक हुई हैं उस सबमिट के हवाले से उससे भी बात ज़्यादा 5 ममालिक जिन्होंने मुखालफत की, ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया कि जी इस पे आप मजीद इसमें कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेबल पाबंदी नहीं लगा सकते, वो जो अभी जिक्र हुआ कि ऑयल को लेवरेज करने के लिए कुछ और नहीं। जमील साहब, जमील साहब, इफ़ आई मे आस्क यू वन स्मॉल थिंग, कंसेंसस अगर नहीं भी हो सका, जो ममालिक इसके हामी हैं, मिसाल के तौर पे वो कहना चाहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कोलंबियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा कि जी हम सफारती ताल्लुकात तोड़ते हैं, ये इंसानी हुकूक की जिस तरह से पामाली की जा रही है, जेनोसाइड की जा रही है, इट इज़ नो वे एक्सेप्टेबल। यानी द इजरायली एम्बेसडर्स फ्राम अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन टोल्ड टू गो बैक होम। तो जिनका अगर एक मजमूई कंसेंसस नहीं भी होता, व्हाट इज स्टॉपिंग दीज स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग इंडिविजुअल एक्शन? ये अपनी एयर स्पेस, अपने सफारती ताल्लुकात के हवाले से तो कदम उठा सकती हैं। आपको अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इजाज़त देता है कि बाइलैटरल लेवल पर आप जिस पर चाहें पाबंदी लगाएं, जिस पर चाहें आप कहें कि हम आपकी मसनूआत नहीं खरीदते, अपना एयर स्पेस हम इस्तेमाल नहीं होने देते, और जो दूसरे ममालिक भी इस मामले में मदद करें, इसराइल की अगर मिसाल ली जाए तो उनसे भी हम बाइकआउट करेंगे। तो मैनासल ये मुस्लिम उम्मा अगर देखा जाए तो अगर वो चाहते तो 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके हुक्मरान जो बयानात दे रहे हैं, बड़े बड़े बुलंदो बाला बयान दे रहे हैं 57 ममालिक के, तो वो वही बात है कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं और गम नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, फिर ये जो निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी हैं जिनकी बातें सुनकर यानी यकीनन हम शर्म से पानी पानी हो रहे हैं इस वक्त कि एक बूढ़ा इंसान जिसके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया जाता है, वो उनके जस्ते खाकी के सामने खड़े होकर ये कहता है कि तुम बच्चों जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचो तो कहना कि मुस्लिम उम्मा ने हैज़ डिसअपॉइंटेड अस, हैज़ नॉट स्टूड विद अस। आप क्या समझते हैं कि ये बेचारे मजलूम लोग किससे आस लगाएं इस वक्त? देखिए, दुनिया के लेवल पे तो यूनाइटेड नेशंस हैं और अरब ममालिक जो उनके भाई हैं उनसे, खास करके मुसलमान जो दूसरे ममालिक हैं 57, उनसे उनकी आस दुनियावी लेवल के ऊपर है। लेकिन मैंने उस दादा के फरियाद जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर फोरम्स के ऊपर दिखाई जा रही कि हजूर कह रहे हैं कि आप जब जाएंगे आप हजूर पाक की हजूर तो बताइएगा कि हमारे साथ दुनिया में क्या हुआ था, तो हम सारे मुसलमान एक दिन इसका जवाब दे तो बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस का ताल्लुक है, जो कि इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि इस तरह की जितनी जो टेररिज्म काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ या जिसमें एक स्टेट दूसरे के ऊपर जो इस तरह की चढ़ाई करेगी तो उसको रोकने के लिए कार्रवाई हुआ करेगी सेंट्रली,
वो टोटली फेल हो चुकी है। रीजन बीइंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो आपके जेनोसाइड के फोरम है, ह्यूमन राइट्स का जो फोरम है, ये तमाम के तमाम एक झेली अदारे बनकर रह गए हैं यूएस के और वेस्ट के। रीजन इसके क्या है कि आपकी तकरीबन 28% जो फंडिंग है वो यूनाइटेड नेशंस की वो अमेरिकन देते हैं। इसके अलावा को मजीद 30%। the only silver lining and I see in all of this is कि इजराइल बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब मुझे नहीं पता कि आगे इसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में लेकिन इस वजह से जो हासिल हो गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील साहब, लेकिन आप नहीं समझते कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग शायद इसके बारे में सोचते नहीं थे, यू हैव इफेक्टिवली पोलराइज्ड द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आंखें एंटी सेमेटिज्म एंड Islamophobia are standing eye to eye at this point in time. That's right. The world was polarized even at that time once Iraq was invaded. Even at that time once Afghanistan was invaded. There were million march, not once, not twice, in so many countries, but it didn't stop them. So the fact of the matter is कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान हैं, 2 को छोड़ के चाइना और रशिया, बाकी 3 मेंबरान, जब तक कि वो राजी नहीं होंगे, इजराइल 1897 में जो उसने फैसला किया था। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ एम्बेसडर जमील साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर अहमद साहब मौजूद थे। दुनियावी तौर पे हम बेबस नज़र आते हैं, दुनियावी तौर पे ऐसा लगता नहीं है कि किसी किस्म का प्रेशर, और ये बने हुए तमाम इदारे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मजलूम फ़लस्तीनियों की आहो बका पे कोई भी कार्रवाई कर पाएंगे, कोई मौसर कार्रवाई कर पाएंगे या सीज़ फायर कर पाएंगे, या अभी तक के होने वाले वॉर क्राइम्स का अजाला भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, और हमें ईमान का दामन, अपने फेथ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, एंड वी मस्ट बी डूइंग समथिंग। वरना जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि रोज़े महशर हम सबको इसके बारे में जवाब तो ज़रूर देना है।